नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें आपका। मनोज कुमार जैन है हमारे साथ, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च है पृथ्वी फिनमार्ट से। कुणाल शाह हैं, कमोडिटी रिसर्च के हेड है निर्मल वंश से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ IPGA के चेयरमैन बिमल कोठारी जी भी होंगे और साथ ही महेश पलावत होंगे, जिनसे हम जो मौका तूफान है उसको लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट से टॉप 10 खबरों की कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो यहां पर मामूली कमजोरी दिख रही है 61,250 रुपए के करीब। चांदी पर भी दबाव दिख रहा है 76,500 रुपए के आसपास। क्रूड 1.25% तक कमजोर है 6,000 रुपए के, सॉरी 6.25% तक मजबूत है, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है। 1.25% की तेजी है कच्चे तेल में, 6,000 रुपए के ऊपर है कच्चा तेल। और नेचुरल गैस पर दबाव दिख रहा है 180 रुपए के आसपास। कॉपर हल्की गिरावट है 745 रुपए के नीचे। एग्री मार्केट की बात करें तो इस सब गोल्ड में खरीदारी दिख रही है 24,700 रुपए के ऊपर। कैस्टर 1.25% की तेजी है 6,000 रुपए के ऊपर। हल्दी हालांकि आज एक रेंज में ही कह सकते हैं 7,500 के आसपास, जो 7,600 कल का भाव था, आज यहां पर दबाव दिख रहा है 1%। जीरा यहां पर आज 47,600 के आसपास है और धनिया 6,900 के आसपास। तो ये कुछ अपडेट आपके लिए जो शुरुआती टिक्स जिस तरह के दिख रहे हैं वो आपको बता दिया। लेकिन बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सबसे पहले आज दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन US CPI के आंकड़ों से अब स्थिति अनिश्चितता की बन रही है। अब लग रहा है कि जून में क्या होगा, जून के फैसले में क्या फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा या पॉज लगाएगा। क्या लग रहा है मनोज जी, इस CPI आंकड़ों से आप लोग अब किस तरह के सेंस निकाल कर लेकर आ रहे हैं और ट्रेडर्स के लिए अब क्या सलाह है? नमस्कार विश्व मोहन जी। बिल्कुल यहाँ पे जो US CPI के जो नंबर्स थे वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन थे, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी। और हमने देखा है कि 5% के नीचे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन्फ्लेशन के नंबर्स फिसलते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि US फेड के जो टारगेट रेट है उससे अभी काफी ऊपर जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं। तो शायद एक रेट हाइक और यहाँ पे जून में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉज की संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे US जो डेट सीलिंग का इशू है वो काफी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर अगले एक सप्ताह में जो होने वाले डेवलपमेंट्स है वो काफी कुछ यहाँ पे जो है आगे का डायरेक्शन तय करेंगे। लेकिन एक चीज निश्चित है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आगे भी जारी रहेगी और वह सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। एक और रेट हाइक से ज्यादा की संभावना अब यहाँ बनती नहीं है जिस तरह से US की इकोनॉमी के हालात हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड हमको लगता है कि यहाँ पे सोने और चांदी के लिए आने वाले समय में पॉजिटिव ही रहेगा। एक अच्छी रैली के बाद थोड़े डिप्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डिप्स में फिर एक बार यहाँ पे सोने और चांदी में खरीदारी के मौके रहेंगे। और कच्चे तेल को लेकर क्या लग रहा है मनोज जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? यहाँ से कच्चा तेल ये एक दायरे में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि अगले एक सप्ताह तक यहाँ पे जो दायरा है वो बना रह सकता है। WTI की अगर बात करें तो 70 से $76 का जो दायरा है वो रह सकता है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 5,850 से 6,200 का ये रेंज जो है रह सकता है। अगर थोड़ा डिप मिलता है कहीं भी 5,900 के आसपास तो फिर वो एक अच्छे लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से। वर्तमान लेवल पर यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो क्या और नेचुरल गैस हालांकि एक दायरे में ही आज कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस में ऐसे क्या करना चाहिए और कुछ ऑप्शंस में ट्रेड है क्या मनोज जी आपके पास? नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 168 का जो है अच्छा बेस नेचुरल गैस ने बनाया है और पिछले एक सप्ताह से हम लोअर लेवल्स पर अच्छा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। इस सप्ताह कीमतें एक बार 188 189 तक भी जाती हुई नजर आई थी। तो हमारा मानना है कि नेचुरल गैस में यहाँ पे लोअर लेवल्स पर अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 174 75 के दायरे में मिले तो यहाँ बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए। 167 का एक स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे के लिए 187 तक का लक्ष्य रख सकते हैं और अगर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे 196 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो एनर्जी पैक में नेचुरल गैस में निचले स्तरों पर खरीदारी की सलाह रहेगी और 190 तक के जो स्तर है वो अगले 2 से 3 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकता है। बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में हालांकि आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम देखिए 208 रुपए के नीचे, जिंक 235 और कॉपर की अगर बात करें तो 745 रुपए के करीब यहाँ पर कारोबार हो रहा है। 184 रुपए के आसपास लेड में कारोबार हो रहा है। मेटल में आज कहाँ पर ट्रेड की सलाह देंगे? कोई टॉपिक मनोज जी आपकी?
मेटल में बिल्कुल कल जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे उसके बाद फिर एक बार मार्केट में चिंता बनती हुई नजर आई कि शायद एक रेट हाइक और हम देख सकते हैं, और उसी के चलते हमने बेस मेटल्स की कीमतों में दबाव आते हुए देखा। कॉपर की कीमतें एलएमई पर फिर एक बार $8,500 प्रति मेट्रिक टन के नीचे फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी हमने कीमतों को 745 के सपोर्ट को कल तोड़ते हुए देखा। तो बेस मेटल्स में यहाँ पे थोड़ा जो दबाव है वो बना रह सकता है। टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो लेड में यहाँ पे 185 के स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 186.50 के स्टॉप लॉस से नीचे में हमारा मानना है कि 182 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, कुणाल जी, आपको बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? आज दायरे में कारोबार हो रहा है, क्या शाम के सत्र में कुछ एक्शन बढ़ेगा और किसी काउंटर में अगर ट्रेड करना होगा, कोई टॉप ट्रेड है आज के लिए आपका? बेस मेटल में डाउनसाइड नजर आ रही है और भी कॉपर मुझे लग रहा है धीरे धीरे 720 के लेवल्स आपको दिखने वाले हैं। एल्यूमिनियम 200 रुपए के लेवल्स, 200-202 के लेवल्स आएंगे। जिंक 700, जिंक 225 के आसपास ट्रेड करेगा। सो हर मेटल्स में ध्यान मंदी का बैठ रहा है मेरा। बेसिकली आपकी जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो हो गई है और एक साइड पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है। सो ऐसे हालत में बेस मेटल में तेजी नहीं हो सकती है। सो हर उछाले पे बेच के आप काम कीजिए। सेल एंड राइज इज द व्यू फॉर मेटल्स। बेस मेटल्स के लिए बहुत ही क्लियर कट व्यू है इनका कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना है। अब गोल्ड सिल्वर पे क्या व्यू है? सीपीआई के आंकड़े के बाद अब क्या, किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए गोल्ड और सिल्वर को लेकर, और आप क्या सेंस कर रहे हैं फेड की रणनीति क्या हो सकती है जून की बैठक में, और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है गोल्ड सिल्वर में? कुणाल जी। गोल्ड सिल्वर एक छोटे से दायरे में ट्रेड करता हूँ। सो जनरली मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक डायरेक्शनल व्यू दे दो आपको। बट द प्रॉब्लम इज गोल्ड में हमने 6,000 रुपए की रैली देखी है। 6,000 रुपए की रैली के बाद नया बढ़ने के लिए इसको और ट्रिगर चाहिए। सो एक चीज समझना चाहिए कि अभी वी डोंट हैव दैट ट्रिगर। व्हाट विल बी दैट ट्रिगर? पॉसिबली रेट कट ट्रिगर, और पॉसिबली यूएस के डेटा बहुत खराब आते हैं। ये सब हो नहीं रहा है, तो तब तक गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, जहां पे हमको ना कोई बड़ी अपसाइड ना कोई बड़ी गिरावट देखने मिलने वाली है। ट्रेडिंग के लिहाज से 61,400 के आसपास गोल्ड बेचना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 60,900 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और सिल्वर में भी सिमिलर स्ट्रेटेजी रहेगी। सिल्वर में भी मेरी राय में मौजूदा स्तर पे अगर आप बिकवाली करते हैं 76,550 के आसपास, तो आपको नीचे में 76,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ सिल्वर देखने मिलेगा। ओके, अब क्रूड पे बताइए, क्रूड में क्या करना चाहिए? कच्चा तेल हालांकि वापस से फिर से तेजी आज दिख रही है। कल 3 दिनों की रैली के बाद कल दबाव दिखा था, लेकिन आज फिर से तेजी वापस लौट आई, 1.5% ऊपर है, 6,000 के ऊपर। इसमें क्या सलाह है सर, कुणाल जी? क्रूड में फंडामेंटल आप देखेंगे तो 7 से 8 लाख बैरल की डेफिसिट चल रही है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है, वो कंप्लायंस मीट नहीं हो रहा है। चाइना की डिमांड जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे आ नहीं रही है। सो ऐसे में मेरा व्यू ऐसा बन रहा है क्रूड के लिए कि अभी फिलहाल ज़्यादा गिरावट नहीं इसलिए आएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत एक तेज गिरावट देख ली है। 6,100 6,200 तक जा सकता है, बाय कर सकते हैं, वहां से हम बिकवाली करना प्रेफर करेंगे। सो अभी के लिए थोड़ा ऊपर का व्यू बन रहा है। तो ये व्यू क्रूड को लेकर है, लेकिन नेचुरल गैस एक दायरे में कारोबार हो रहा है। कुणाल जी, 180 के आसपास मई का वायदा है, यहाँ पर क्या करें? नो, मेरे साइड से नो कॉल इन नेचुरल गैस में। अभी इसका फंडामेंटल्स कोई तेजी भी नहीं नजर नहीं आ रही है और मंदी में भी जगह नहीं है। सो मेरे साइड से नो कॉल ऑन नेचुरल गैस। चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। मसालों की चाल अगर देखें तो कल की जोरदार तेजी के बाद आज यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है। कल जीरे ने नया हाई बनाया था और आज दबाव दिख रहा है। धनिया 6,800, 47,750 पे जीरा, और टर्मरिक 7,450 रुपए पे, तीनों ही काउंटर पर दबाव है। क्या करना चाहिए मनोज जी मसालों में, इन तीनों ही काउंटर में, खास करके हल्दी और जीरे में क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अप ट्रेंड में है, ट्रेंड वापस से यहाँ पर तेजी का दिख रहा है दोनों में? नहीं, एक मुनाफा वसूली यहाँ पे संभावित है। जीरे में भी यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से कल एक एडिशनल मार्जिन देखने को मिला था, उसके चलते यहाँ हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो जीरे में थोड़ी मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है। जो जून वायदा अभी 48,450 के आसपास ट्रेड कर रहा है,
हमारा मानना है कि एक बार 47,600 47,700 ये इस तरह आ सकते हैं। तो थोड़ा और यहाँ पे अभी गिरावट की संभावना जीरे में दिख रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल है वो अभी भी मजबूत है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ पे 7,800 जून वायदा के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहीं से हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। तो हल्दी में यहाँ लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। जो गिरावट है वो थोड़ी और यहाँ देखने को मिल सकती है और एक बार कीमतें फिर एक बार जून वायदा जो है वो 7,500 7,450 ये स्तर दिखा सकता है। तो थोड़ी मुनाफा वसूली की संभावना यहाँ पे जीरे और हल्दी में अभी भी बनी हुई है। ओके, चलिए मसालों पर आपका व्यू क्या है, खास करके जीरा पे? कुणाल जी, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी इतनी तेजी आई है, लगातार रिकॉर्ड बन रहा है, 50,000 के बिल्कुल करीब चला गया था कल, अब क्या करें? प्रॉफिट बुकिंग ही लग रहा है। ये सब लेवल पे बाई तो मैं बोलूंगा ही नहीं। ऑलरेडी जब कोई कमोडिटी इतनी बड़ी है, शॉर्टेज है, बराबर है, बट ये लेवल्स पे बाई नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, करना है तो स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए, बाइंग नॉट रिकमेंडेड। ग्वार सीड और ग्वारगम बहुत ही दायरे में काफी समय से चल रहा है, मनोज जी क्या करना चाहिए इन दोनों ही काउंटर में? ग्वारसीड और ग्वारगम ये दायरे में ही है, लेकिन ग्वारसीड में हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर यहाँ पे अच्छे सपोर्ट जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। अभी जून वायदा 5,780 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर थोड़ी और गिरावट आती है 5,740 के आसपास तो वहां फिर एक बार बाय कर सकते हैं इंट्राडे में 5,680 के स्टॉप लॉस से। ऊपर बड़ी तेजी भी नहीं लगती है, ऊपर में 5,860 5,880 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक दायरे का ट्रेड है, गिरावट में यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन इंट्राडे के लिए की जा सकती है। कॉटन सीड ऑयल के हालांकि आवक यहाँ पर काफी बढ़े हैं, उसका दबाव भी दिखा था, आज भी यहाँ पर कमजोरी दिख रही है, 2700 के नीचे 1.25% कमजोर है। मनोज जी क्या करना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में? कॉटन सीड ऑयल केक में जून वायदा में 2690 2700 ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और हमने ऊपरी स्तरों से अच्छी गिरावट यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखी है। तो यहाँ पे इंट्राडे में जून वायदा में 2690 के स्तर पर जो है बाइंग की सलाह रहेगी कॉटन सीड ऑयल केक में। स्टॉप लॉस जो एक लगाना है 2655 का लगाना है, कीमतें फिर एक बार 2760 तक के स्तर दिखा सकती है। कॉटन सीड ऑयल को लेकर ये व्यू, लेकिन करेंसी मार्केट की चाल देखिए बहुत ही सुस्ती के साथ, लेकिन 82 के ऊपर है डॉलर के मुकाबले। कुणाल जी क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में अब? सेल ऑन राइज, यूएस में रेट हाइक पॉज आने वाला है हमारे हिसाब से, आगे जाके रेट हाइक बढ़ने नहीं होने वाला है। सो दैट इज पॉजिटिव फॉर इंडियन रूपी। और मुझे लग रहा है 82.15 82.20 के आसपास रूपी में आपको सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए 81-80 के टारगेट्स के लिए। लेकिन अब एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं, वो है दाल को लेकर। म्यांमार के जो बड़े सप्लायर्स हैं ना, उन पर अब सरकार की सख्ती की तैयारी है, क्योंकि उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी थी। क्योंकि भारत में जिस तरह से तुअर की दिक्कतें हैं, तुअर की सप्लाई कम है, भाव बढ़ रहे हैं, उसका फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे थे। इस पर और डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ विमल कोठारी साहब है, चेयरमैन है इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। सर स्वागत है आपका विमल जी। सर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं म्यांमार के जो बड़े सप्लायर्स है, और भारत सरकार की इसके ऊपर क्या अब अगली रणनीति क्या हो सकती है? कल देखिए ऐसे एक मीटिंग हुई थी जिसमें उपभोक्ता सचिव श्री रोहित कुमार सिंह जी के चेयरमैनशिप में, तो उसमें कुछ एसोसिएशंस को उन्होंने बुलाया था। उसमें म्यांमार की भी जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन है उनको भी बुलाया, और हमने आईपीजीए ने हमने स्टॉक के बारे में बताया कि हमारे यहाँ भी पोर्ट्स में कितना स्टॉक है, कितना इम्पोर्ट हो रहा है। इसके बाद उन्होंने म्यांमार एक्सपोर्ट जो एसोसिएशन है उनको बताया कि हमारे पास ऐसी जानकारी है कि आप वहाँ पे माल की होर्डिंग हो रही है और एक्सपोर्ट जो है वहाँ ठीक से आ नहीं रहा है, और वहाँ से कार्गो जो रिलीज नहीं हो रहा है, और वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं वो स्टॉक को वहाँ पे रोक रहे हैं, स्टॉक की वहाँ पे होर्डिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि म्यांमार और इंडिया का रिलेशनशिप इस ट्रेड में आज 40 साल से है, और इंडिया ने हमेशा म्यांमार का इसमें साथ दिया है और म्यांमार ने भी इंडिया का साथ दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने हमेशा आपको कोऑपरेट किया है, वो आप इस स्थिति का फायदा न उठाएं और आप इस जो एक्सपोर्ट है वो बराबर करते रहें। हमको ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे होर्डिंग हो रही है, आप इसको होर्डिंग मत होने दीजिए। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम होर्डिंग नहीं कर रहे हैं और न होने देंगे, और हम देखें, हम ये इंश्योर करेंगे
की जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और जो खासकर तुअर और उड़द का, और हमारे यहाँ भी साल जो सबसे ज्यादा जो कमी है तुअर और उड़द की है, और उन्हीं दो दालों के दाम बढ़े हुए हैं। तो उन्होंने ये चेतावनी दी है, और उन्होंने बोला कि अगर आप इस पे ठीक से कदम नहीं उठाएंगे, अगर आप इसको एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम इसको G2G हम प्राइवेट जो एक्सपोर्ट है और जो प्राइवेट इंपोर्ट है उसको बंद कर देंगे, और जो भी वहां से जो हमको माल खरीदना होगा हम G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम माल खरीदेंगे, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम माल लाएंगे। हमारे जो टॉप लेवल से हैं हम वहाँ की सरकार को कनेक्ट करके हम वहां से माल लेके आएंगे। ओके, ऐसा उन्होंने चेतावनी दी है, और उन्होंने भी जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन है वहाँ की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम पूरा फुल कॉपरेशन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, जो अभी जो स्थिति है, क्योंकि जो इन दोनों दालों की जो शॉर्टेज बनी हुई है जिससे दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार ने एक ये कदम उठाया है। लेकिन मेरे ख्याल से जो म्यांमार के एक्सपोर्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि इस महीने में अगले महीने यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे यहाँ सप्लाई बनी रहेगी। ओके सर, आप लोगों ने संगठन की तरफ से क्या सलाह दी है? क्या हमारे पास मसूर और अगर चना के स्टॉक पर्याप्त है? चना तो आप जान रहे हैं कि किस तरह से अपने पास पर्याप्त स्टॉक है और एमएसपी के भाव नीचे ही है, तो ऐसे में क्या अगर हमारी डिपेंडेंसी इन दोनों दालों पर अगर फोकस बढ़ा दिया जाए, जितनी भी स्कीम्स अगर उसमें इन दालों का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या निर्भरता ही काफी कम हो जाएगी तुअर को लेकर? जी हाँ, आपने ठीक कहा। देखिए, हमने सरकार को जब हमारे से बातचीत हुई तो हमने उनको ये अवगत कराया कि ये स्थिति को हमको स्वीकार करना होगा कि तुअर और उड़द का हमारे यहाँ उत्पादन पिछले खरीफ में कम रहा है। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो कम है। लेकिन हमारे जो बाकी दालें हैं, जैसे चना है, मसूर है, सफेद मटर है जिसको हम पीली दाल बोलते हैं, पीली मटर दाल, और मूंग है, इसकी जो उपलब्धता है वो हमारे यहाँ काफी मात्रा में है। ये सारी दालें या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे या उसके लगभग आसपास बिक रही हैं। तो हमने सरकार को ये IPG बीइंग द एपेक्स बॉडी ऑफ द ट्रेड, हमने उनको ये सुझाव दिया है कि हम एक कैंपेन रन करें कि हम इन दालों का प्रमोट करें, इनका कंजम्पशन। जैसे चने हमारे यहाँ रिकॉर्ड उत्पादन है, 135 लाख टन सरकार का जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया है उसके हिसाब से हमारे यहाँ 135 लाख टन का उत्पादन है। मसूर का भी हमारे यहाँ लगभग 16 लाख टन का उत्पादन है। तो इस बार इन दालों का उत्पादन अच्छा रहा है। तो ये, और चूंकि ये एक रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो ये जो कंजम्पशन है इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, हम इनको प्रमोट कर सकते हैं इन दालों में। और एक हमने और सुझाव दिया है कि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील है या ICDS है या और भी स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने स्कीम्स है, उसमें वो स्कीम में वो तुअर लेते हैं। हमने सरकार को ये सुझाव दिया कि आप ये इंस्ट्रक्शन दीजिए, ये डायरेक्शन दीजिए स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं जो इस तरह की स्कीम चलाती हैं, कि उसमें तुअर नहीं खरीद के वो चने की दाल और मसूर की दाल को ले रहे हैं। क्योंकि साल में इन सब जो स्कीम्स है, इनमें लोग 5 से 6 लाख टन दालें जाती है। उस 5 से 6 लाख टन दालों का जो रिप्लेसमेंट है, अगर तुअर की जगह उससे चने की दाल या मसूर दाल से किया जाए, तो तुअर पे जो प्रेशर है, वो जो प्राइसेज प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो उपलब्धता है वो लगभग, देखिए हिंदुस्तान में हमारे यहाँ तुअर की दाल का कंजम्पशन लगभग 45 लाख टन, जबकि हमारे यहाँ उत्पादन इस बार 34 से 35 लाख बिल्कुल सही कहा। 11 लाख टन की शॉर्टेज है, तो 5-6 लाख टन अगर वो स्कीम से निकाल दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा। और एक और बात बताता हूँ कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे देखिए हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है यहाँ पे, वो क्या है कि वो दूसरी दालों में ऐसे भी चला जाता है। वो दूसरी दालों को ऑप्शन में उसमें वो चेंज कर लेते हैं, उसमें परिवर्तन कर बिल्कुल, ये इलास्टिसिटी है। तो ये नहीं कि उसमें डिपेंडेंसी सिर्फ आपको तुअर पर ही है, बाकी दालों के ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। जिन दालों की उपलब्धता ज्यादा है उस पर भी फोकस करके भी चिंता और सप्लाई की दिक्कतों को खत्म किया जा सकता है। शुक्रिया सर, वक्त का मैं विमल जी माफी चाहूंगा आपसे, बात काफी आपने हद तक रख ली और लोगों तक पहुंच भी गई। लेकिन एक और खबर का हमें रुख करना है, वो है मोका तूफान का। उसका क्या असर हो रहा है, क्लाइमेटिक असर, कि देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर या तो काफी बारिश हो रही है, प्री मानसून इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कुछ इलाके में जहां बाढ़ जैसे हालात भी हो रहे हैं। वो कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, बेंगलोर के आसपास के कुछ इलाके हैं जहां बाढ़ जैसे भी हालात प्री मानसून बारिश में ही हो गई है। और कुछ इलाके पूर्वी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लू की स्थिति है और अगले 2-3 दिनों
दिनों तक इस तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है, ऐसा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और डिटेल्स के साथ महेश पलावत साहब है हमारे साथ स्काईमेट से। सर, स्वागत है आपका। सर, किस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं मोका तूफान का, और कहां कहां अलर्ट रहने की जरूरत है, और किस तरह के अलर्ट आप जारी कर रहे हैं स्काईमेट की तरफ से? देखिए विष्णु जी, ये जो मोगा तूफान है, ये इस साल का पहला तूफान बना है बंगाल की खाड़ी में। इस समय वहां की सी सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा है। 28 डिग्री से ज्यादा होने के बाद ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, लेकिन इस समय 30 से 32 डिग्री तापमान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में बहुत कम देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर बादल छा सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं कोस्टल एरियाज में, और हो सकता है कि समुद्र में लहरें भी ऊंची उठे। लेकिन ये अभी क्या है कि इसका असर अंडमान और निकोबार द्वीपों को दिखाई दे रहा है, और ये सीवियर साइक्लोन बनेगा, फिर वेरी सीवियर साइक्लोन बनेगा। लेकिन इसका रुख जो है वो पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार की तरफ है। कोक्स बाजार के थोड़ा सा और ईस्ट में जाकर के ये लैंडफॉल करेगा 14 तारीख को। तो और जब भी ये इस तरह का कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनता है तो क्या है कि ये सारी हवाओं को खींचता है। तो बलूचिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान, थार डेजर्ट से जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं वो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया होती हुई यानी तेलंगाना तक से होती हुई इस सिस्टम तक पहुंच रही है। इसीलिए जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आधे से ज्यादा भारत में, और गर्म मतलब लू जैसे हालात हो गए हैं, और मौसम एकदम जो साफ हो गया है। और जो कर्नाटक की आपने बात बताई, तो कर्नाटक के ऊपर ट्रफ बनी हुई है। तो जो साउथ मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा से लेकर के कर्नाटक, केरल और जो तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके हैं और साउथ इंडिया कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह में अगले 2-3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। जी ओके सर, इससे हालांकि इसका असर बहुत ज्यादा तो ये इस लेवल पे नहीं दिख रहा है कि इंटेंसिटी उस तरह की नहीं दिख रही है। क्या मॉनसून सीजन पर इसका कुछ असर हो सकता है क्या? देखिए अभी क्योंकि काफी ज्यादा पहले का ये वक्त है, तो अभी समय है मानसून आने में। लेकिन साउथ अंडमान सी में मानसून मई के जो 3rd वीक में आ जाता है, जो अंडमान सी में, तो वहां पर हो सकता है कि मानसून समय से थोड़ा सा पहले आ जाए। लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 14 तारीख के बाद से ये डिसपेट हो जाएगा और ये बांग्लादेश और म्यांमार के ऊपर से उठता हुआ निकल जाएगा। और उसके बाद क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, और जैसे आपने को मालूम है कि गर्मी हीट लो बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो अभी तक नहीं बना। तो अब मई के जो बाकी 20 दिन है उसमें काफी ज्यादा गर्मी रहेगी, और जून के शुरुआती दौर में भी गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। तो हीट लो मानसून के करंट्स को खींचता है। तो मानसून का जो समय है वो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई ज्यादा डिले नहीं होगा, और 3-4 दिन आगे पीछे अगर होता है तो उसको नॉर्मल ही कहा जाएगा। अभी से तो इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि मानसून पर इसका क्या असर होगा, लेकिन इसका कोई विपरीत असर नहीं देख होने वाला है। जी असर नहीं हो सकता है कि अंडमान में काफी पहले 2nd-3rd वीक ऑफ मई में जब वहां पर बादल बनने शुरू हो जाते हैं, तो हो सकता है वहां पर कुछ जल्दी मॉनसून आने की संभावना है, लेकिन बाकी जगहों पर इसका असर नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल होगा, जो ह्यूमिडिटी है उसका लेवल काफी बढ़ गया महाराष्ट्र में, खास करके बॉम्बे में काफी ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया है। क्या इससे राहत मिलने की संभावना है क्या अब? देखिए अभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, तो जो नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में तो ये बलूचिस्तान, थार डेजर्ट से आ रही हैं। लेकिन यही नॉर्थ पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, ये अरब सागर से आ रही हैं, जो पश्चिमी तट है भारत का। तो वहां पर जो नमी है काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, और गर्मी पहले से ही ज्यादा है, 34-35 डिग्री तापमान चल रहे हैं। तो डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ गया है। जब ये वेदर सिस्टम माफ कीजिएगा डिसअपेट हो जाएगा, यानी कमजोर पड़ जाएगा 15 तारीख के आसपास, तो फिर से वहां पर मौसम बदलेगा, और उत्तर पश्चिमी हवा की जो दिशा से हवाएं चल रही हैं उसमें परिवर्तन होगा, और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। हालांकि तापमान बढ़े रहेंगे, लेकिन नमी कम होने से डिस्कम्फर्ट लेवल से काफी ज्यादा राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। जी शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला। कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।